नमस्कार, आप सभी का स्वागत है यूथ अध्ययन के चैनल पे। एक बार फिर से मैं आप सभी के बीच एसपी डेट नवंबर के लिए पार्ट 7 लेके आ चुका हूँ। पार्ट 7 का जो पहला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से वायुमंडल की कौन सी परत है जो रेडियो तरंग के परावर्तित होने से संबंधित है। देखिए, जो वायुमंडल की ऐसी परत जो रेडियो तरंग के परावर्तित होने से संबंधित है तो है आयनोस्फीयर, आयन मंडल। आयन मंडल वायुमंडल की ऐसी परत है जिसमें रेडियो तरंग जो है परावर्तित होती है। देखिए, अगर मैं आपको वायुमंडल की बात करता हूँ तो वायुमंडल में जो है वो 5 परतें हैं। शोभ मंडल, सबसे नीचे जो परत है वो शोभ मंडल है। दूसरी जो परत है इसका नाम है समताप मंडल। फिर है अपनी मध्य मंडल, मध्य मंडल के बाद है आयन मंडल, और सबसे बाहरी जो परत है इसका नाम है वायु मंडल। देखिए, सबसे निचली जो परत है ये शोभ मंडल है, और शोभ मंडल की अगर मैं बात करता हूँ इसमें जो है सारी मौसमी घटनाएं, जितनी भी सारी मौसमी घटनाएं जो होती है वो शोभ मंडल, जिसको ट्रोपोस्फीयर भी कहते हैं। और भैया ओजोन परत किस मंडल में पाई जाती है तो इस समताप मंडल या इसको स्ट्रेटोस्फीयर भी हम कहेंगे। इसके बाद क्वेश्चन ये भी आता है कि भैया सबसे बाहरी मंडल, तो सबसे बाहरी मंडल है बाह्य मंडल, जिसको एक्सोस्फीयर कहते हैं। और ऐसी ऐसी परत जहाँ पे रेडियो तरंग परावर्तित होती है, तो ये क्वेश्चन भी हमने देख लिया है, इसका नाम है आयन मंडल। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप सभी लोगों ने ध्यान से सुनना है अगले क्वेश्चन को। निम्नलिखित में से कौन सा रेगिस्तान चीन और मंगोलिया दोनों देशों से संबंधित, देखिए चीन में भी है और मंगोलिया में भी, तो याद रखना है। तो गोबी डेजर्ट, अगर मैं गोबी मरुस्थल की बात करता हूं तो ये जो गोबी डेजर्ट है ये चीन और मंगोलिया दोनों से संबंधित। इसके अलावा ऑप्शन में दिया है सहारा। सहारा जो है वो एक गर्म डेजर्ट है और विश्व का सबसे बड़ा डेजर्ट है सहारा। पेंटागोनिया का जो पठार है वो कहाँ पे है, तो पेंटागोनिया का जो पठार है वो अर्जेंटीना में है। अगली क्वेश्चन की मैं यहाँ से बात करता हूँ, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। देखिए, टेट परीक्षा टीजीटी आर्ट्स उतनी आसान रहने वाली नहीं, और अन्य परीक्षाओं में भी जीके के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हमारा एक बैच भी बैठ रहा है, अगर आप इस बैच से जुड़ना चाहते हैं 499 इसकी फीस है और फ्री इसमें डेमो क्लासेज है। ये हमारा नंबर है 7876145409। तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे नंबर पे व्हाट्सएप पे जो है आप मैसेज कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है कि वे प्राणी जो अपना आहार अनन्य रूप से पौधों से प्राप्त करते हैं, मतलब कि वे प्राणी जो पौधों से अपना जो आहार है, अपना जो खाना है वो प्राप्त करते हैं, उनको कहते हैं हर्बीवोरस। उनको तो हर्बीवोरस कहते हैं जो पौधों से प्राप्त करते हैं, लेकिन ऑप्शन में यहाँ पे कार्निवोरस दिया है। कार्निवोरस क्या काम करता है, तो कार्निवोरस वो होते हैं जो सिर्फ मांस खाते हैं, उनको कार्निवोरस कहते हैं। और ओमनीवोरस कौन होते हैं, ओमनीवोरस वो होते हैं जो प्लांट्स भी खाते हैं, पौधों से भी अपना आहार लेते हैं, और साथ में मीट भी खाते हैं, मांस आदि भी खाते हैं। जो मांस और पौधे दोनों खाते हैं उनको ओमनीवोरस बोलेंगे, जो खाली मांस खाते हैं उनको कार्निवोरस। और जो हर्बीवोरस क्या होते हैं, जो हमारे क्या खाते हैं, पौधों से जो अपना भोजन क्या करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो इसी प्रकार के क्वेश्चन भी परीक्षाओं में कभी कभार पूछ ले जाते हैं। किर्गिज आदिवासी का स्वदेश है। देखिए, जो किर्गिज एक आदिवासी, किर्गिज एक ट्राइब है, ये कहाँ की है, बहुत ये क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछा गया है। किर्गिज जो ट्राइब है वो मध्य एशिया की है। कहाँ की भैया, मध्य एशिया की। अब उसी प्रकार भारत में भी कुछ जनजाति है, कुछ ट्राइब है, जैसे गारो ट्राइब। भारत में गारो ट्राइब है। गारो ट्राइब जो है वो असम और मेघालय दोनों राज्यों में, असम में भी गारो ट्राइब पाई जाती है और मेघालय में भी पाई जाती है। उसी प्रकार एक कोल ट्राइब है, कोल जनजाति भारत की, ये भी परीक्षाओं में बहुत बार पूछी गई है। कोल जनजाति मध्य प्रदेश में पाई जाती है। एक थोडा जनजाति है जो कि तमिलनाडु में पाई जाती है। और एक भील ट्राइब है, भील ट्राइब जो है वो राजस्थान में भी पाई जाती है और मध्य प्रदेश में भी पाई जाती है। और भारत की जो राष्ट्रपति है द्रौपदी मुर्मू जी, वो भी जनजाति से आती है। और किस जनजाति से आती है, तो वो संथाल जनजाति से आती है। भारत के राष्ट्रपति, प्रथम महिला आदिवासी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि सैंडस्टोन इज ए बेस्ट टाइप ऑफ रॉक। जो बालू पत्थर है वो किस प्रकार की चट्टान है, जो ये सैंडस्टोन होता है वो किस प्रकार की एक चट्टान है। देखिए, सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो रॉक्स होती है वो 3 टाइप्स की होती है। 3 टाइप्स की रॉक्स होती है, इग्नियस रॉक्स होती है, सेडिमेंट्री रॉक्स होती है और मेटामॉर्फिक होती है। मतलब आग्नेय चट्टान, अपसादी और कायांतरित चट्टानें। चट्टानें 3 प्रकार की होती है। यहाँ पे पूछा गया जो बालू पत्थर है, सैंडस्टोन है, वो जो है वो सेडिमेंट्री अपसादी चट्टानों का क्या है भैया, उदाहरण है। ये बात आपने याद रखना है। अपसादी चट्टानों का उदाहरण एक तो हो गया सैंडस्टोन। इसके अलावा सैंडस्टोन जो सेडिमेंट्री रॉक्स है जिनको अपसादी चट्टानें कहा जाता है, इनके उदाहरण कौन कौन से, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन
और शेल, याद रखना, सैंडस्टोन, लाइमस्टोन और शेल, ये तीनों उदाहरण हैं किसके, सेडिमेंट्री रॉक्स के। इसके अलावा रॉक्स एक दूसरी भी है इग्नियस रॉक्स। इग्नियस रॉक्स के जो उदाहरण हैं जैसे ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट, याद रखना इग्नियस रॉक्स आग्नेय चट्टानों के 3 उदाहरण हैं, ग्रेनाइट, गेब्रो और बेसाल्ट। और जो हमारी कायांतरित और रूपांतरित चट्टानें होती है जिनको मेटामॉर्फिक रॉक्स भी कहा जाता है, इनके जो उदाहरण है वो है मार्बल, क्वार्टजाइट और स्लेट, याद रखना मार्बल, क्वार्टजाइट और स्लेट। तो ये उदाहरण है किसके, ये उदाहरण है कायांतरित और रूपांतरित चट्टानों के। तो ये कुछ चट्टानों के उदाहरण मैंने आपको बताए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि भूकंप का परिमाण मापने के लिए, अगर भूकंप को मेजर करना है तो किस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा भूकंप को मेजर किया जाएगा। तो भूकंप का जो मापने के लिए ये जो भैया सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भूकंप को मापने के लिए तो सिस्मोग्राफ का उपयोग किया जाएगा। लेकिन ऑप्शन में तो वोल्ट मीटर भी दिया है, तो वोल्ट मीटर जो है वो क्या करता है, जो वोल्टेज को, जो डायरेक्ट और अल्टरनेटिव जो करंट होता है उसको मेजर करने के लिए, तो याद रखना जो वोल्टेज को डायरेक्ट और अल्टरनेटिव जो इलेक्ट्रिक करंट होता है उसको मेजर करने के लिए जो है वो वोल्ट मीटर का प्रयोग किया जाता है। उसी प्रकार यहाँ पे और भी है जैसे गैल्वेनोमीटर। गैल्वेनोमीटर क्या करता है, तो करंट की डायरेक्शन का पता लगाने के लिए गैल्वेनोमीटर का प्रयोग किया जाता है। हाइड्रोमीटर क्या करता है, तो हाइड्रोमीटर जो है वो ग्रेविटी को मेजर करने के लिए, गुरुत्व को जो भैया मेजर करना है तो किसके द्वारा, हाइड्रोमीटर के द्वारा मेजर किया जाएगा। उसी प्रकार मैनोमीटर है, मैनोमीटर क्या करता है, प्रेशर को मेजर करता है मैनोमीटर। पायरोमीटर की भी अगर मैं बात करता हूँ तो हाई टेम्परेचर को मेजर, जो पायरोमीटर के द्वारा जो है वो जो हाई टेम्परेचर होता है उसको मेजर किया जाता है पायरोमीटर के द्वारा। और बैरोमीटर क्या करता है, एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर होता है उसको बैरोमीटर क्या करता है, जो अपना एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसको मेजर करता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमने यहाँ पे देखे। उसी प्रकार अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया की सर्वाधिक महत्वपूर्ण खाद्य फसल कौन सी है। ऑस्ट्रेलिया की जो महत्वपूर्ण खाद्य फसल की अगर मैं बात करता हूँ तो वह है व्हीट, गेहूँ जो है ऑस्ट्रेलिया की महत्वपूर्ण खाद्य फसल है। और ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कई बार परीक्षाओं में पूछ ली जाती है। ऑस्ट्रेलिया की जो राजधानी है वो कैनबरा में, कहाँ पे है, कैनबरा में स्थित है। उसी प्रकार देखो यहाँ पे एक ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं और ये टेट परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं कि ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उनको किस नाम से जाना जाता है। तो जो ऑस्ट्रेलिया में जो ट्रॉपिकल साइक्लोन आते हैं उनको नाम दिया है विली विली। क्या नाम दिया है, विली विली। तो ऑस्ट्रेलिया के ट्रॉपिकल साइक्लोन को विली विली नाम से जाना जाता है। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं और एक क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है कि गर्मियों में क्रिसमस की छुट्टी किस देश में मनाई जाती है। तो गर्मियों में जो क्रिसमस की छुट्टी है वो ऑस्ट्रेलिया में मनाई जाती है। हो सकता है कि दिसंबर वाले टेट में ये किसी ना किसी परीक्षाओं में ये क्वेश्चन आ जाए। सिंधु घाटी के जो लोग हैं उनके व्यापारिक संबंध किससे थे। तो जो सिंधु घाटी के लोग हैं उनके व्यापारिक संबंध थे मेसोपोटामिया के लोगों के साथ। देखिए अगर मैं सिंधु घाटी की बात करता हूँ और सिंधु घाटी के लोगों की बात करता हूँ तो उनका जो मुख्य स्थल था वो था हड़प्पा। हड़प्पा की जो खोज है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी के द्वारा की गई थी। देखिए हड़प्पा जो है वो रावी नदी के किनारे स्थित है और पाकिस्तान में वर्तमान में स्थित है हड़प्पा नामक शहर। और उसी प्रकार एक मोहनजोदड़ो है। मोहनजोदड़ो की अगर मैं बात करता हूँ तो मोहनजोदड़ो भी पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की जो खोज है वो राखल दास बनर्जी, किसके द्वारा, राखल दास बनर्जी के द्वारा 1922 में की गई थी। और आपको एक चीज़ और याद रख कि जो मोहनजोदड़ो है वो सिंधु नदी के पास, याद रखना सिंधु नदी के पास स्थित है मोहनजोदड़ो। और विशाल स्नानागार भी हमें मोहनजोदड़ो से ही मिला था। अगर मैं कुछ अगले क्वेश्चन की बात करता हूँ, अगला क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और सिंधु घाटी सभ्यता के अगर पतन की स्थल की बात करें और अगर तो पतन का स्थल है लोथल। लोथल कहाँ भारत में पड़ता है, भारत के गुजरात में पड़ता है लोथल। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, ब्राह्मण पुस्तकों का संबंध है। जो ब्राह्मण पुस्तकें जो है उनका जो संबंध है वो किससे है। तो ब्राह्मण पुस्तकों का जो संबंध है वो कर्मकांड, किससे भैया, कर्मकांड से। अगर हम ब्राह्मणों की बात करते हैं तो उपनिषदों की, ऋग्वेद की बात भी करते हैं। अगर मैं ऋग्वेद की बात करता हूं तो ऋग्वेद में ब्राह्मणों के बारे में बताया गया है। इसमें जो है 1028 सूक्त है ऋग्वेद में। ऋग्वेद में 1028 सूक्त, 10 मंडल और 10,462 ही ऋचाएँ हैं। तो 10,462 ऋचाएँ हैं, 1028 सूक्त है
और 10 क्या है, मंडल है। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हमने ऋग्वेद की भी यहाँ पे पढ़ ली। और अगर मैं उपनिषदों की बात करता हूँ तो उपनिषदों की संख्या 108 है। वेदांगों की जो संख्या है वो जो हमारे वेदांग होते हैं उनकी संख्या 6 है। और वेदों की जो संख्या है वो क्या है, 4 है। हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और उपनिषद का अर्थ भी एक बार टेट परीक्षा में पूछा गया था। तो जो ये उपनिषद होते हैं ना, इसका अर्थ होता है गुरु के समीप बैठना। क्या मतलब होता है, गुरु के समीप बैठना उपनिषद का अर्थ होता है। अगले क्वेश्चन की बात करता हूं कि भगवान बुद्ध का जन्म यहाँ हुआ था। कहाँ हुआ था, तो भगवान बुद्ध का जो जन्म है वो लुम्बिनी में कब हुआ था, 563 बीसी। याद रखना, 563 बीसी में जन्म हुआ था लुम्बिनी में गौतम बुद्ध का, महात्मा बुद्ध का। देखिए, अगर जन्म लुम्बिनी में हुआ है 563 में, तो इनकी मृत्यु हुई थी 483 बीसी। भैया बीसी में जो समय है वो क्या चलता था, पीछे को चलता था। आपने ये नहीं सोचना है कि 563 में जन्म हुआ और सर ने 483 में मृत्यु करा दी। बीसी में क्या है, समय पीछे को चलता था। इनकी जो मृत्यु हुई थी वो कुशीनगर में हुई थी 483 बीसी में। 80 वर्ष की उम्र में महात्मा बुद्ध की मृत्यु होती है। महात्मा बुद्ध का जो बचपन का नाम था वो था सिद्धार्थ। बचपन का नाम क्या था, सिद्धार्थ था। देखिए, अगर हम बौद्ध धर्म की बात करते हैं तो बौद्ध धर्म की 4 बौद्ध संगीतियाँ भी हुई थी। जैसे पहली बौद्ध संगीति जो हुई थी, पहली बौद्ध संगीति सप्तपन्नी गुफा में हुई थी। दूसरी बौद्ध संगीति वैशाली, कहाँ भी हुई थी, वैशाली में हुई थी। और तीसरी बौद्ध संगीति जो हुई थी वो पाटलिपुत्रम में हुई थी। और चौथी जो बौद्ध संगीति हुई थी वो कुंडलवन कश्मीर में हुई थी। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हर एक क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ें कि कौन सी बौद्ध संगीति कहाँ पे हुई थी। तो इंपॉर्टेंट है हर एक बौद्ध। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि प्रथम जैन संगीति यहाँ हुई थी। देखिए, क्वेश्चन बोल रहा है कि जो द फर्स्ट काउंसिल ऑफ जैनिज्म वाज, तो ये हुई थी भैया पाटलिपुत्रम में। जैन धर्म की जो पहली संगीति, पहली जो बैठक होती है वो पाटलिपुत्रम में होती है। अगर जैन धर्म की मैं बात करता हूँ तो जैन धर्म के 24 तीर्थंकर होते थे। पहले तीर्थंकर जो इसके थे, इनका नाम था ऋषभ देव। क्या नाम था, ऋषभ देव पहले तीर्थंकर थे, ये संस्थापक भी थे। लेकिन क्वेश्चन सबसे ज़्यादा यहाँ पे महावीर स्वामी से पूछे जाते हैं। महावीर स्वामी की अगर बात करता हूँ, 24वें तीर्थंकर थे और जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। और इनका जो जन्म है वो कुंडग्राम में हुआ था। और इनकी जो मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की, वो हुई थी भैया पावापुरी। कब हुई थी, पावापुरी। तो ये दोनों बातें आपको याद रखनी है। और अगर मैं इनकी बात करता हूँ तो इनके जो पिता का नाम था, देखिए जैसे गौतम बुद्ध के बचपन का नाम सिद्धार्थ था, उसी प्रकार जो हमारे महावीर स्वामी थे, इनके जो पिता का नाम था वो भी सिद्धार्थ था। तो ये दोनों बातें याद रखें। और इनकी माता का नाम बहुत बार परीक्षा में पूछा गया है, तो इनकी माता का नाम था त्रिशला। क्या नाम था, त्रिशला। तो महावीर स्वामी का और बचपन का नाम क्या था, महावीर स्वामी का जैसे गौतम बुद्ध का सिद्धार्थ था, उसी प्रकार इनके बचपन का नाम था वर्धमान। अगली क्वेश्चन की बात करता हूँ कि शक साम्राज्य को किसने उखाड़ फेंका। देखिए, अगर मैं शकास की बात करता हूँ, शक वंश की बात करता हूँ, तो शक साम्राज्य को जो है वो गौतमीपुत्र, एक सात वंश के राजा होते थे। इनका नाम था गौतमीपुत्र सातकर्णी। गौतमीपुत्र सातकर्णी के द्वारा जो है वो एक सात वंश के राजा होते थे, इन्होंने जो है शक साम्राज्य को उखाड़ फेंका था। देखिए, अगर मैं सातवान वंश के एक महानतम शासक की बात करता हूँ तो ये गौतमीपुत्र सातकर्णी ही थे। और गौतमीपुत्र सातकर्णी ने जो है वो सातवंश के राजा होने के साथ साथ शक साम्राज्य को भी उखाड़ फेंका था। शक्तिशाली राजा थे सातवान वंश के। क्वेश्चन ये भी आता है, जो ये सातवान वंश है इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई, तो सातवान वंश की जो स्थापना है वो सिमुख, किसके द्वारा की गई थी, सिमुख के द्वारा सातवान वंश की स्थापना की गई। देखिए, मेरा जो कार्य है वो ये है कि आपको अच्छे से शिक्षा प्रोवाइड कराना। मेरा जो बैच है भाई, इसमें जो हमने रिकॉर्डेड क्लासें भी है अब, और रिकॉर्डेड क्लासें के होने के साथ साथ हम आपके लिए मेहनत कर रहे हैं। 7876145409। अगर आप अभी भी हमसे, आप हमारे पास पॉलिटिकल के हैंड रिटन नोट्स है, हमारे पास हिस्ट्री के हैंड रिटन नोट्स हम बना रहे हैं, वो बहुत जल्दी बना के तैयार हो जाएंगे। और जब तक आपका अगला महीना सितंबर अब आ ही गया है, सितंबर का महीना चल ही रहा है कल से, तो अब हम जो है नोट्स और अच्छे इनको मॉडिफाई कर रहे हैं। और नए नए नोट्स बनाने पे काम कर रहा हूँ। 4-5 बुक्सों के नोट्स मैं इकट्ठे मिलके बना रहा हूँ, और मैं देख रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन टेट परीक्षाओं में पूछे जाते हैं। तो ये हमारा नंबर है, आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा ग्रुप भी है, हमारा बैच जो है उसमें फीस जो है वो मात्र 499 रुपये है भाई, इससे ज़्यादा हमने फीस नहीं रखी है। तो आप बिल्कुल हमारी क्लासेस का एंजॉय ले सकते हैं।
अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि खारवेल ने शासन यहाँ पर किया था। देखिए खारवेल ने जो शासन किया था वो कलिंग पे किया था। देखिए खारवेल कलिंग के शासक होते थे और आपने याद रखना अशोक के द्वारा 261 बीसी में 261 ईसा पूर्व में एक युद्ध लड़ा गया था जिसका नाम था कलिंग का युद्ध। कलिंग के युद्ध में इसने महाराजा खारवेल को हरा दिया था और महाराजा खारवेल को हराकर अशोक ने जो है ये इसके बाद युद्ध ही त्याग दिए थे भैया। ये भी आपने याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट बात है। अशोक की बात करता हूँ तो महाराजा अशोक का राज्य अभिषेक 269 में हुआ था। 261 में इसने कलिंग का युद्ध लड़ा था। इसके बाद इसने बौद्ध धर्म अपना लिया था और 232 ईस्वी में जो है अशोक की क्या हो गई थी, मृत्यु हो गई थी। 232 ईसा पूर्व में क्या हो गई थी, अशोक की मृत्यु हो गई थी। और ऑप्शन में यहाँ पे गांधार दिया। गांधार एक महाजनपद था। गांधार जो महाजनपद था इसकी जो राजधानी थी इसका नाम था तक्षशिला और जो मगध महाजनपद था इसकी राजधानी थी राजगृह। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, कौन सा गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है? गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है हिजरत जो है वो गांधी सत्याग्रह का स्वरूप नहीं है। उसी प्रकार जो है ये गांधी सत्याग्रह के स्वरूप क्या क्या है, तो जैसे असहयोग आंदोलन, ये गांधी जी के द्वारा जो है सविनय अवज्ञा आंदोलन, भूख हड़ताल आंदोलन, तो गांधी जी ने सबसे पहले चलाया था 1917 में चंपारण आंदोलन। 1917 में चंपारण आंदोलन चलाया। उसके बाद अहमदा मिल मजदूर आंदोलन 1918 में, इसी के साथ खेड़ा आंदोलन भी 1918 में ही चलाया। और गांधी जी आईएनसी के भी प्रेसिडेंट रह चुके हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। खेड़ा आंदोलन भी चलाया था 1918 में। और जो महात्मा गांधी जी है वो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के एक अधिवेशन हुआ था, बेलगांव अधिवेशन। बेलगांव अधिवेशन होता है 1924 में। कांग्रेस का कौन से नंबर का अधिवेशन था? 40वें नंबर का बैठक था बेलगांव। क्वेश्चन आता है किस नाम से ही फेमस है, तो गांधी जी का बेलगांव अधिवेशन। तो कांग्रेस के एक बार अध्यक्ष रहे किस अधिवेशन में, तो बेलगांव अधिवेशन में 1924 में यह अधिवेशन हुआ था। और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 40वां अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी जी अध्यक्ष रहे थे। उसी प्रकार दांडी मार्च है। दांडी मार्च की जो शुरुआत है वो 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930 तक ये चला था। याद रखना 12 मार्च से 6 अप्रैल 1930 तक चला था क्या, दांडी मार्च। ये भी महात्मा गांधी के द्वारा चलाया गया था। और नमक कानून इसके बाद तोड़ा था। गांधी इरविन समझौता हुआ था 1931 में। और उसी प्रकार पूना पैक्ट पे हस्ताक्षर हुए थे 1932 पे। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमने गांधी जी से रिलेटेड पढ़े हैं और हर एक टॉपिक, हर एक क्वेश्चन आपके लिए टेट परीक्षाओं के लिए बहुत ज़्यादा लाभकारी साबित होने वाला है। 1857 का अगला क्वेश्चन बोल रहा है, जब महान विद्रोह हुआ था 1857 का तो अंग्रेजी गवर्नर जनरल कौन था? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से सुनिएगा भैया। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग उस समय होते थे अध्यक्ष। और जो 1857 का जो विद्रोह है वो मेरठ से शुरू हुआ था। और अगर मैं बात करता हूँ 1857 के विद्रोह की, ये मेरठ से शुरू हुआ था और इसको जो अलग अलग जगह से अलग अलग लोगों के द्वारा लीड किया गया था। जैसे दिल्ली से लीड किया है बहादुर शाह जफर। और इतनी ज़्यादा जानकारी मैंने भी पढ़ के ही दी है, मैंने भी कहीं पे इन सब चीज़ों को पढ़ा है। तो आज की डेट में मैं आपको बिना देखे ना कोई किसी, मैं सिर्फ फ़ोन में वीडियो बनाता हूँ, ना कंटेंट इकट्ठा करता हूँ, क्वेश्चन पेपर लाता हूँ और आंसर बता देता हूँ। क्योंकि भैया हमने पहले इन क्वेश्चन के बारे में अच्छे से पढ़ा है। तो आप भी अपने जीके इतने स्ट्रॉन्ग बना ले कि ऐसे क्वेश्चन आपको जो है आसानी से पढ़ने पड़े। तो दिल्ली से जो लीड किया था वो बहादुर शाह जफर ने लीड किया था 1857 की क्रांति को। कानपुर से जो लीड किया था वो नाना साहिब ने किया था। ग्वालियर से जो लीड किया था 1857 की क्रांति को तात्या टोपे। झांसी से आप सभी को पता है रानी लक्ष्मीबाई ने लीड किया था। जो जगदीशपुर से जो है लीड किया था, पूछा गया है जगदीशपुर भी एक बार टेट में, तो कंवर सिंह ने जो है लीड किया था। देखिए ऐसे क्वेश्चन भी पेपर में आ सकते हैं। लखनऊ से जो नेतृत्व किया था, लीड जो किया था वो किया था बेगम हजरत महल ने। लॉर्ड कैनिंग से पहले जो होते थे वो होते थे लॉर्ड डलहौजी गवर्नर जनरल। देखिए लॉर्ड डलहौजी के टाइम क्या क्या होता है। लॉर्ड डलहौजी के टाइम भैया पहली रेल चली थी भारत में मुंबई से ठाणे। कितने किलोमीटर? 34 किलोमीटर ये रेल चली। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये चीज़ें भी आपको याद रखनी। लॉर्ड रिपन का नाम यहाँ पे दिया है। और लॉर्ड डलहौजी ने एक नीति लाई थी, लैब्स की नीति, जिसको हड़प नीति भी कहते हैं। लॉर्ड रिपन के टाइम की अगर बात करते हैं तो लॉर्ड रिपन ने पहली बार नियमित जनगणना लाई थी और वर्नाकुलर प्रैक्टिस एक्ट की 1882 में इनके द्वारा ही समाप्ति की गई थी। किसके द्वारा? लॉर्ड रिपन के द्वारा। और इनको ना फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, स्थानीय स्वशासन का पिता, किसको? लॉर्ड रिपन को जो है वो फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट भी कहा जाता है। देखिए लॉर्ड हार्डिंग को हम छोड़ने वाले नहीं हैं क्योंकि अंकुश सर जो है आपको हर एक ऑप्शन के बारे में डिटेल से बताते हैं। लॉर्ड हार्डिंग की अगर बात करता हूं तो लॉर्ड हार्डिंग भी दो थे।
लॉर्ड हार्डिंग गवर्नर जनरल कितने थे? 2। एक तो था 1844 से 1848 के बीच में, तो याद रखना जो 1844 से 48 के बीच था, इसके टाइम जो है पहला एंग्लो सिख वॉर, पहला एंग्लो सिख युद्ध 1846 से 48 के बीच में हुआ था, ये थे लॉर्ड हार्डिंग प्रथम। लेकिन क्वेश्चन आएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय जो था, इसके शासनकाल में भैया कोलकाता से भारत की राजधानी दिल्ली को बनाया गया था। तो हर एक क्वेश्चन अच्छा है, इंपॉर्टेंट है, ध्यान से सुनिए। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि राजा राम मोहन राय ब्रह्मा समाज अस्वीकार करता है। देखिए राजा राम मोहन राय जो है वो उनका जो ब्रह्मा समाज है वो जातिवाद को अस्वीकार करता है, मूर्ति पूजा को करता है, कर्म कांड को अस्वीकार करता है। तो इसका राइट आंसर आ जाएगा, वो आ जाएगा ये सभी इसका राइट आंसर है, ऑल ऑफ दीज इसका राइट आंसर है। और अगर मैं ब्रह्मा समाज की बात करता हूँ तो इसकी स्थापना 1828 में, याद रखना किसके द्वारा? राजा राम मोहन राय के द्वारा की गई। उसी प्रकार स्वामी दयानंद सरस्वती के द्वारा आर्य समाज की, किस समाज की? आर्य समाज की स्थापना 1875 में की जाती है। और रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी के द्वारा 1897 में की जाती है। और अगर मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप सभी ने बताना है कि भैया वेदांत कॉलेज की नींव किसके द्वारा, या वेदांत कॉलेज की स्थापना किसके द्वारा रखी गई, जरूर बताएं। जो टेट की तैयारी कर रहा है आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि संविधान सभा के सभापति कौन थे? पॉलिटिकल के क्वेश्चन अब देखते हैं। तो संविधान सभा के जो सभापति थे ये थे राजेंद्र प्रसाद। देखिए संविधान सभा की अलग अलग बैठकें होती रही। संविधान सभा की पहली बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1911 को, और उस बैठक में 9 दिसंबर 1911 को जो पहली बैठक हुई थी, उस बैठक में अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी को बनाया गया। उसके बाद हुई थी स्थायी बैठक, ये हुई थी दूसरी बैठक संविधान सभा की 11 दिसंबर 1911 को। इसमें अध्यक्ष बनाए गए थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और उसके बाद होती है तीसरी बैठक। तीसरी बैठक में जो अध्यक्ष होते हैं वो बनाए जाते हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू। तो तीसरी बैठक होती 13 दिसंबर को। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप हर एक क्वेश्चन ध्यान से सुन के जाएं। कौन सा भारत में प्रचलित संसदीय प्रणाली के संगत नहीं है? देखिए पार्लियामेंट सिस्टम जो के अंतर्गत जो नहीं आता, तो बहुल कार्यपालिका जो है, जो हमारा प्लूरल एग्जीक्यूटिव है, वो इसके अंदर नहीं आता। शक्तियों का पृथक्करण आता, बहुदलीय पद्धति आती है, सामूहिक उत्तरदायित्व आता है। तो ये सभी चीज़ें आती है, तो ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन भी। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि वे संघीय क्षेत्र जिनकी अपनी विधान परिषद नहीं होती उनके कानून पारित किए जाते हैं। जिनकी अपनी जो विधान परिषद नहीं होती उनके जो कानून है वो कौन पारित करेगा? तो उनके कानून जो है पार्लियामेंट के द्वारा जो है वो पारित किए जाएंगे। देखिए संसद का जो जिक्र है वो आर्टिकल 79 में किया गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगले क्वेश्चन की बात करते हैं कि सामान्यतः लोकसभा की जो अवधि होती है वो 5 साल होती है। लोकसभा की में अगर आप लोकसभा का सदस्य बनना चाहते हो तो आपकी उम्र जो है वो 25 वर्ष होनी चाहिए। अधिकतम सदस्य 550 कि मैक्सिमम सदस्य 550, और वर्तमान में बैठते हैं 543 सदस्य लोकसभा के अंदर। तो 543 सदस्य वर्तमान में बैठते हैं, और अधिकतम जो कितने बैठने चाहिए 550 हो सकते हैं। उसी प्रकार लोकसभा के बाद राज्यसभा की बात करता हूँ। राज्यसभा का जो जिक्र है वो राज्यसभा का जो कार्यकाल है वो 6 वर्ष होता है। ये भी आपको याद रखना है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और राज्यसभा के जो अधिकतम सदस्य होते हैं वो 250 होते हैं, और वर्तमान में जो बैठते हैं वो 250 बैठते हैं। और अधिकतम तो भैया आपको ये याद रखना है। और 12 सदस्य राष्ट्रपति के द्वारा राज्यसभा के लिए चुने जाते हैं। तो हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, हर एक क्वेश्चन को आप ध्यान से सुने। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय हिमाचल प्रदेश, हर हर महादेव।